कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप बहुत अच्छे होंगे और अच्छे से तैयारी भी चल रही होगी। सो आज हम करने वाले हैं मंथली एमसीक्यू सीरीज का पार्ट 12 फॉर द मंथ ऑफ सितंबर। अगर आपने इसका प्रीवियस पार्ट नहीं देखा है तो आई बटन पे आप क्लिक कर सकते हैं। यहाँ पे आपको प्रीवियस पार्ट का लिंक मिल जाएगा एंड इस लेक्चर की जो पीडीएफ है वो एज यूजुअल आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर दी जाएगी। सो लेट्स बिगिन विद दिस सेशन। So first question here is, who became the first women from Bihar to be awarded the Women FIDE Master title by International Chess Federation? तो recently मरियम फातिमा जो है फ्रॉम बिहार, ये बिहार के मुजफ्फरपुर से बिलोंग करती हैं और ये पहली आपकी विमेन बनी है बिहार से जिनको विमेन FIDE मास्टर टाइटल आपका दिया जा रहा है इंटरनेशनल चेस फेडरेशन द्वारा इनके आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस के लिए इन दी इंटरनेशनल चेस टूर्नामेंट जो आपका स्पेन में हुआ था ड्यूरिंग जुलाई टू अगस्त ये आपका चला था। ठीक है, जुलाई से अगस्त के बीच में ये आपका हुआ था। फाइन, इसमें इन्होंने बहुत अच्छा परफॉर्म किया था जिसकी वजह से इनको ये टाइटल दिया जा रहा है। और इस टाइटल की अगर हम बात करें तो ये थर्ड हाईएस्ट विमेन ओनली टाइटल है आफ्टर विमेन ग्रैंड मास्टर एंड विमेन इंटरनेशनल मास्टर। ठीक है, इसके लिए रिक्वायरमेंट क्या होती है, मिनिमम 2100 FID रेटिंग पॉइंट्स होने चाहिए और जो प्लेयर है उसने एटलीस्ट 30 रेटेड गेम्स खेले होने चाहिए। ये इसकी रिक्वायरमेंट आपकी होती है। यहाँ पे आप इनकी इमेज देख सकते हैं। Now question क्या है, as per the announcement by the permanent delegation of India to UNESCO, 7 Indian sites were added to the tentative list under the natural category of a World Heritage Convention. Which of the following site is not among those site? अब आप इजीली से आइडेंटिफाई कर लोगे कौन सी है कौन सी नहीं है। ठीक है, पहली वाली आपकी है, ठीक है, दूसरी मेघालय वाली, दिस इज ऑल्सो इंक्लूडेड। देन नागा हिल ओफियोलॉइड फ्रॉम नागालैंड एंड कर्नाटका से सेंट मेरी आइलैंड क्लस्टर। तो ये चारों आपके इंक्लूडेड हैं। कौन सी अभी ऐड नहीं हुई है, काजीरंगा नेशनल पार्क जो है रिसेंटली ऐड नहीं हुई है। ठीक है, नाउ अब यहाँ पे क्वेश्चन बन सकता है टोटल नंबर ऑफ इंडियन साइट्स कितनी हुई है। यहाँ पे टेंटेटिव लिस्ट में 69 हो गई है आपकी ये। ठीक है, कल्चरल कैटेगरी से 49 है, मिक्स कैटेगरी से आपकी 3 साइट है और नेचुरल से 17 साइट है आपकी। ठीक है, नाउ इसके अलावा आपको नोट करना है कि देखो ये चीज़ तो हमने डिस्कस कर ली, यूनेस्को जो है बोलता है सारी कंट्रीज को कि वो री एग्जामिन और रीसबमिट करें अपने टेंटेटिव लिस्ट एटलीस्ट एवरी 10 ईयर्स में। ठीक है, नाउ यूनेस्को से रिलेटेड स्टार्टिंग इन्फॉर्मेशन देख लेते हैं। इसके डीजी आपके हैं एंड्रयू ऑजले, हेडक्वार्टर पेरिस फ्रांस में है और मेंबर नेशन कितने हैं 194 और 1945 में से स्टैब्लिश किया गया था। नाउ नेक्स्ट आपकी न्यूज़ है आरबीआई से रिलेटेड कि आरबीआई ने कुछ गाइडलाइंस इशू की हैं आपकी पेमेंट एग्रीगेटर्स लाइसेंस से रिलेटेड, मतलब पेमेंट एग्रीगेटर से रिलेटेड बेसिकली। तो पहले आपका पॉइंट क्या है, ऑथराइजेशन। बेसिकली बैंक और नॉन बैंक जो है ये दोनों ही पेमेंट एग्रीगेटर सर्विसेज प्रोवाइड कर सकते हैं। बट बैंक के केसेस में क्या बोला है, इनको स्पेशल परमिशन लेने की जरूरत नहीं है, मतलब कोई ऑथराइजेशन लेने की जरूरत नहीं है आरबीआई से। बट वहीं पे अगर नॉन बैंक आपका है, ठीक है, इन दैट केस उनको आरबीआई से परमिशन लेनी होगी अंडर दी पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम एक्ट 2007 के तहत। ठीक है, दूसरा पॉइंट यहाँ पे बोल रहा है कैपिटल रिक्वायरमेंट कितनी होगी। पेमेंट जो भी कंपनी आपका पेमेंट एग्रीगेटर पे अप्लाई कर रही है, ठीक है, उस वो एक तो इंडियन कंपनी होनी चाहिए, ठीक है, इंडियन इनकॉर्पोरेटेड एंटिटी होनी चाहिए और जब वो लाइसेंस के लिए अप्लाई कर रही है उसकी जो नेटवर्थ होनी चाहिए मिनिमम वो 15 करोड़ की होनी चाहिए। ठीक है, और बाय द एंड ऑफ थर्ड फाइनेंशियल ईयर उनकी ये जो नेटवर्थ है वो 25 करोड़ होनी चाहिए, ऐसा यहाँ पे मेंशन किया गया है। ठीक है, तीसरा पॉइंट है कि यहाँ पे जो मैनेजमेंट चेंजेस होंगे उनके बारे में आरबीआई को रिपोर्ट करना होगा विद इन 15 डेज। ठीक है, नेक्स्ट आता है पेमेंट एग्रीगेटर्स इन मस्ट अपॉइंट अ नोडल ऑफिसर फॉर रेगुलेटरी कंप्लायंस एंड कस्टमर ग्रीवियंस हैंडलिंग। तो इन सब चीज़ों के लिए नोडल ऑफिसर यहाँ पे अपॉइंट होना चाहिए। इसके अलावा नॉन बैंक्स पेमेंट एग्रीगेटर मस्ट कीप मर्चेंट फंड्स इन अ सेपरेट एस्क्रो अकाउंट विद अ शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक्स यूज्ड ओनली फॉर पेमेंट एग्रीगेटर बिजनेस। तो यहाँ पे इनको एक सेपरेट एस्क्रो अकाउंट जो है वो यहाँ पे मेंटेन करना होगा। ठीक है, मर्चेंट फंड्स के लिए ऐसा यहाँ पे मेंशन किया गया है। ठीक है, इसके अलावा मर्चेंट इंफ्रास्ट्रक्चर जो है इनको फॉलो करना होगा, कंप्लाई करना होगा विद अ पेमेंट कार्ड इंडस्ट्री डेटा सिक्योरिटी स्टैंडर्ड्स एंड पेमेंट एप्लीकेशन डेटा सिक्योरिटी स्टैंडर्ड। बेसिकली सिक्योरिटी के लिए ये सब चीज़ें इन्हें करनी होगी। साथ में ही यहाँ पे बोला गया है एनुअल सिस्टम एंड साइबर सिक्योरिटी ऑडिट्स जो हैं वो आपके होने चाहिए इंडियन कंप्यूटर इमर्जिंग रिस्पॉन्स टीम दैट इज CERT इन एंड पैनल ऑडिटर्स के साथ ही, मतलब ये चीज़ मैंडेटरी की गई है कि ये यहाँ पे इनके मेंबर्स आपके होने चाहिए ऑडिटर्स। ठीक है, और ये जो रिपोर्ट है ये सबमिट होनी चाहिए आरबीआई को, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को। ठीक है, अब इस पे बेस्ड क्वेश्चन देख लेते हैं।
So as per the new guidelines by the RBI on payment aggregators, what is the minimum net worth a payment aggregator must have at the time of application? तो कोई भी पेमेंट एग्रीगेटर जब वो अप्लाई कर रहा है आपके लाइसेंस के लिए टू दी आरबीआई, तो उनको मिनिमम नेटवर्थ मेंटेन करनी होगी 15 करोड़ की। ठीक है, ये क्लियर है। तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। और यहाँ पे थर्ड फाइनेंशियल ईयर में इनको मेंटेन करना होगा 25 करोड़ का आपका नेटवर्थ। ठीक है, अब कुछ स्टैटिक इन्फॉर्मेशन देख लेते हैं। जैसे आपका पेमेंट एग्रीगेटर जो है, पेमेंट एग्रीगेटर की बात चलिए, राइट, ये कितने टाइप के होते हैं? तो 3 टाइप के आपके पेमेंट एग्रीगेटर होते हैं। एक होता है पेमेंट एग्रीगेटर फिजिकल। ठीक है, जैसे आप कहीं बाहर गए, किसी होटल में खाना खाने गए, आपने वहां पे अपना कार्ड स्वाइप करवाया। ठीक है, नाउ नेक्स्ट आता है आपका एक पेमेंट एग्रीगेटर जहाँ पे आप ऑनलाइन काम कर रहे हो, ऑनलाइन पेमेंट कर रहे हो। ठीक है, जैसे ऑनलाइन ट्रांजेक्शन हमारी होती हैं, तो वहाँ पे ये आपका एग्जांपल देखने को मिलता है। और एक होता है पेमेंट एग्रीगेटर क्रॉस बॉर्डर। ठीक है, जहाँ पे हम इंटरनेशनली ट्रांजेक्शन कर रहे हैं, अपने देश से बाहर हम जो है ट्रांजेक्शन कर रहे हैं। ठीक है, अब एक क्वेश्चन जो यहाँ पे पूछा जा सकता है आपको, दैट इज पहली इंडियन कंपनी कौन सी बनी थी जिससे पेमेंट एग्रीगेटर क्रॉस बॉर्डर लाइसेंस मिला था? ठीक है, सो इन द ईयर 2024 कैश फ्री पेमेंट जो है ये आपकी पहली कंपनी बनी थी इंडिया की जिसको क्रॉस बॉर्डर पेमेंट एग्रीगेटर क्रॉस बॉर्डर लाइसेंस आरबीआई द्वारा दिया गया था। फाइन। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, विच अमंग द फॉलोइंग ऑप्शन इज करेक्ट विद रिस्पेक्ट टू पीएम मोदीज विजिट टू बिहार? तो पीएम मोदी जी का विजिट हुआ था आपका बिहार में, उसी से रिलेटेड आपका पॉइंट है। पहला ऑप्शन आपका कह रहा है पीएम मोदी जी ने लॉन्च किया है नेशनल मखाना बोर्ड इन पुनेरा बिहार टू सपोर्ट फार्मर्स एंड टू बूस्ट मखाना इंडस्ट्री। इसे आप ऐसे याद रख सकते हो, बिहार जो है अप्रॉक्स 90% ऑफ मखाना प्रोडक्शन करता है। और आपका जो नेशनल मखाना बोर्ड है ये भी कहाँ पे इनॉग्रेट किया गया है? पुनेरा बिहार में। ठीक है, नेक्स्ट आपकी स्टेटमेंट है कि इन्होंने फाउंडेशन स्टोन रखा था 3/800 मेगावाट थर्मल पावर प्रोजेक्ट का इन पीरपेंती भागलपुर विद अ टोटल आउटले ऑफ ₹25,000 करोड़। देन इन्होंने इनॉग्रेट किया है अरारिया गलगलिया रेल लाइन वर्थ ₹4,140 करोड़ इन बिहार। नेक्स्ट आपका पॉइंट है, इन्होंने फ्लैग ऑफ किया था वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन बिटवीन जोगबनी एंड दानापुर एंड अमृत भारत एक्सप्रेस ट्रेन भी इन्होंने फ्लैग ऑफ की थी बिटवीन सहरसा एंड छेहरता एंड फ्रॉम जोगबनी एंड इरोद इन तमिलनाडु, राइट। सो सारे आपके पॉइंट्स यहाँ पे जो मेंशन किए गए हैं दे ऑल आर करेक्ट, सो आंसर विल बी ऑल आर करेक्ट। ठीक है, इसके अलावा अदर पॉइंट्स देख लेते हैं। जैसे पीएम मोदी जी ने यहाँ पे इनॉग्रेट किया था, बिहार में इनॉग्रेट किया था फर्स्ट एवर सेक्स सॉर्टेड सीमेन फैसिलिटी इन ईस्टर्न एंड नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया एट पुनेरा बिहार में ये आपकी की गई थी अंडर दी राष्ट्रीय गोकुल मिशन। ये जो फैसिलिटी है ये प्रोड्यूस करेगी 5 लाख डोसेस एनुअली टू हेल्प फार्मर्स टू इंक्रीज फीमेल काल बर्थ्स एंड टू इम्प्रूव डेयरी इनकम। नेक्स्ट है, इन्होंने फाउंडेशन स्टोन रखा था विक्रमशिला टू कतारिया रेल लाइन वर्थ ₹2,170 करोड़ एंड इट विल प्रोवाइड डायरेक्ट रेल लिंक अक्रॉस रिवर गंगा। नेक्स्ट है आपका पीएम मोदी जी ने इनॉग्रेट किया था इंटरिम टर्मिनल बिल्डिंग एट द न्यू सिविल एनक्लेव ऑफ पुनेरा एयरपोर्ट। ठीक है, ये आपका चौथा एयरपोर्ट है जो ऑपरेशनल हुआ है बिहार में। पहले आपका पटना का एयरपोर्ट था, फिर गया एंड दरभंगा, और आफ्टर दैट ये आपका होगा पुनेरा का। ठीक है, देन इन्होंने फाउंडेशन स्टोन रखा था फेज 1 ऑफ कोसी मेची इंट्रास्टेट रिवर लिंक प्रोजेक्ट जिसका आपका कॉस्ट है 2,680 करोड़ का एंड ये फोकस करेगा आपके ऑन अपग्रेडिंग द कैनाल्स, डीलिस्टिंग, रीबिल्डिंग डैमेज स्ट्रक्चर्स, रेनोवेटिंग सेटलिंग बेसिन, इन सब पे ये फोकस करेगा। और कैनाल डिस्चार्ज कैपेसिटी को इंक्रीज करेगा 15,000 से ये बढ़ा के 20,000 की जाएंगी। इसके अलावा इन्होंने पार्टिसिपेट किया था गृह प्रवेश सेरेमनीज फॉर 35,000 रूरल एंड 5,920 अर्बन बेनिफिशरीज अंडर योर प्रधानमंत्री आवास योजना एंड इन्होंने डिस्ट्रीब्यूट किया था कम्युनिटी इन्वेस्टमेंट फंड्स अराउंड 500 करोड़ टू क्लस्टर लेवल फेडरेशन अंडर दीन दयाल उपाध्याय अंत्योदय योजना। ओके, now next up question है what is the main objective of a AI for Viksit Bharat roadmap in launched by the नीति आयोग? So recently नीति आयोग ने लॉन्च किए हैं बहुत सारे इनिशिएटिव्स जिसमें से एक है AI for विकसित भारत रोड मैप। ठीक है, अब इसका मेन ऑब्जेक्टिव है कि हमें एक्सेलरेट करना है इकोनॉमिक ग्रोथ यूजिंग दी
AI using the artificial intelligence. Okay, so answer here is option number A. इसके अलावा और भी यहाँ पे इनिशिएटिव लॉन्च किए गए हैं, जैसे फ्रंटियर टेक रिपोजिटरी, जो एक डिजिटल लाइब्रेरी है आपकी फ्रंटियर टेक्नोलॉजीज की फॉर सॉल्विंग द रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम्स। इसके अलावा फ्रंटियर 50 इनिशिएटिव यहाँ पे लॉन्च किया गया था। इस इनिशिएटिव के तहत नीति आयोग जो है सपोर्ट करेगा 50 एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट एंड ब्लॉक्स को डिप्लॉय करने के लिए फ्रंटियर टेक्नोलॉजीज। इसके अलावा फ्रंटियर टेक इम्पैक्ट अवार्ड यहाँ पे आपका लॉन्च किया गया है, जिसमें 3 स्टेट्स को यहाँ पे रिकॉग्नाइज किया जाएगा फॉर एक्सेलिंग इन यूज ऑफ टेक टू इम्प्रूव गवर्नेंस, एजुकेशन, हेल्थ केयर और लाइवलीहुड्स को। ठीक है, now next आपको क्वेश्चन है, recently in September the Ministry of Earth Science signed a new exploration agreement with which organization to explore a class of precious metal polymetallic sulfur nodules in a northwest of Indian Ocean for a period of a 15 year। तो recently हमारी जो मिनिस्ट्री है, मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस, इन्होंने एक अग्रीमेंट साइन किया है, एक्सप्लोरेशन अग्रीमेंट। ठीक है, किस चीज के लिए? एक्सप्लोर करने के लिए क्लास ऑफ अ प्रीशियस मेटल पॉलीमेटालिक सल्फर नोड्यूल, दैट इज PMS के लिए एक अग्रीमेंट साइन किया है। ठीक है, अब ये हमारा जो है सेकेंड अग्रीमेंट है इस ऑर्गेनाइजेशन के साथ, जिसका नाम है इंटरनेशनल सीबेड अथॉरिटी। ठीक है, इंडिया ने 2 PMS अग्रीमेंट साइन किए हैं, एक्सप्लोरेशन अग्रीमेंट साइन किए हैं इंटरनेशनल सीबेड अथॉरिटी के साथ, और टोटल 3 अग्रीमेंट यहाँ पे साइन हुए हैं। ठीक है, अभी हमने तीसरा अग्रीमेंट साइन किया है जो आपका रहेगा 15 ईयर्स के लिए। ठीक है, अब यहाँ पे सिग्नेटरीज कौन है? डॉक्टर M रविचंद्रन, जो हमारे सेक्रेटरी है मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस के, एंड आपके सेक्रेटरी जनरल है ISA के, इनका नाम है लेटिसिया कार्बोल हो। अगर प्रोनाउंसिएशन गलत है तो उसके लिए सॉरी। अब यहाँ पे मैंने बात की है कि 3 ISA के साथ अग्रीमेंट साइन हुए हैं, एक्सप्लोरेशन अग्रीमेंट, जिसमें से एक आपका अग्रीमेंट है 2002 में साइन हुआ था फॉर एक्सप्लोरेशन ऑफ नोड्यूल्स इन अ सेंट्रल इंडियन ओशियन बेसिन, जो आपका एक्सटेंड हुआ है और ये वैलिड है 2027 तक। ठीक है, दूसरा एग्रीमेंट आपका साइन हुआ है फॉर एक्सप्लोरेशन ऑफ अ पॉलीमेटालिक सल्फाइड, दैट इज PMS, इन अ इंडियन ओशियन रीजन, ये आपको वैलिड रहेगा 2031 तक। ठीक है, 2016 में साइन हुआ था। तीसरा अग्रीमेंट अभी हमने साइन किया है, ठीक है, फॉर पॉलीमेटालिक सल्फाइड नोड्यूल्स, अगेन फॉर PMS, जिसमें एक्सप्लोरेशन एरिया हमारा रहेगा 10,000 स्क्वायर किलोमीटर का इन दी कार्लसबर्ग रीजन, जो 3000 किलोमीटर का स्ट्रेच रहता है इन अरेबियन सी एंड नॉर्थ वेस्ट इंडियन ओशियन में। ठीक है, अब हम बात करते हैं PMS की, पॉलीमेटालिक सल्फाइड नोड्यूल्स, जिसके लिए ये एक्सप्लोरेशन अग्रीमेंट आपका साइन हुआ है। ठीक है, ये बेसिकली आपका इसमें ज़्यादा मात्रा में आपका मैग्नीज रहता है, कोबाल्ट रहता है, निकल रहता है, कॉपर रहता है, तो इसका कॉम्बिनेशन पूछा जा सकता है आपको। ठीक है, अब यहाँ पे क्या हुआ है, ISA के साथ अग्रीमेंट साइन हुआ है, या आप कह सकते हो एक लाइसेंस बेसिकली हमें मिल जाता है एक्सप्लोर करने के लिए चीज़ों को, राइट। सो यहाँ पे मैंडेटरी होता है लाइसेंस लेना या आपका परमिशन लेना ISA से। ठीक है, किस चीज़ के लिए? हाई सीज में या पार्ट ऑफ ओशियन में एक्सप्लोर करने के लिए, एक्सप्लोरेशन के लिए बेसिकली। इसके अलावा जो गाइडलाइंस है आपकी यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन लॉ ऑफ दी सी की, तो इनके अकॉर्डिंग कंट्रीज जो हैं आपकी, जैसे इंडिया हो गया या कोई भी कंट्रीज होगी, तो ये क्लेम कर सकते हैं कॉन्टिनेंटल शेल्फ राइट अप टू 350 नॉटिकल माइल्स, एंड अगर केस हो आपका बे ऑफ बंगाल का, इन दैट केस अप टू 500 नॉटिकल माइल्स का एरिया ये क्लेम कर सकते हैं। ठीक है, अब बात कर लेते हैं स्टैटिक इन्फॉर्मेशन की। तो इंटरनेशनल सीबेड अथॉरिटी जो है, इसके सेक्रेटरी जनरल है आपके लेटिसिया कार्बोहोल, एंड हेडक्वार्टर इसका किंगस्टन जमाइका में लोकेटेड है। 1994 में इसकी शुरुआत की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ड्यूरिंग द फर्स्ट ग्रीन हाइड्रोजन रिसर्च एंड डेवलपमेंट कॉन्फ्रेंस इनॉग्रेटेड बाय द यूनियन मिनिस्टर प्रहलाद जोशी इन न्यू दिल्ली, a 100 crore call for purpose was launched to support startup in green hydrogen technology। तो recently न्यू दिल्ली में पहली ग्रीन हाइड्रोजन रिसर्च एंड डेवलपमेंट कॉन्फ्रेंस हुई थी। ठीक है, अब इस कॉन्फ्रेंस में प्रहलाद जोशी जी ने अनाउंस किया था 100 करोड़ कॉल फॉर पर्पस स्कीम। ठीक है, स्कीम के तहत यहाँ पे जो स्टार्टअप्स हैं उनको फंडिंग प्रोवाइड की जाएगी। ठीक है, इसी पे बेस्ड आपका क्वेश्चन है, अंडर द स्कीम व्हाट इज द मैक्सिमम फंडिंग अ स्टार्टअप कैन रिसीव पर प्रोजेक्ट फॉर अ pilot projects in hydrogen production, storage,
ट्रांसपोर्ट एंड यूटिलाइजेशन। तो इट इज योर 5 करोड़। ठीक है, कितनी मिल सकती है? 5 करोड़ की फंडिंग मिल सकती है। और एलिजिबिलिटी क्या है कि जो स्टार्टअप है वो आपका DPIIT रिकॉग्नाइज्ड होना चाहिए। ठीक है, दूसरा प्राइवेट लिमिटेड कंपनी LLP या पार्टनरशिप्स इसकी होनी चाहिए। ठीक है, रजिस्टर्ड होना चाहिए एज अ प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज, LLPs और पार्टनरशिप्स। ठीक है, देन इसकी जो ऑपरेशन है, मतलब ये जो आपकी काम कर रही है, ठीक है, ये लेस देन 10 ईयर्स इसको वर्किंग करते हुए होने चाहिए। मतलब ऑपरेशनल जब हुई है तो उसे पूरे कंप्लीट 10 ईयर्स नहीं होने चाहिए, लेस देन 10 ईयर्स चाहिए। ठीक है, एनुअल टर्नओवर कितना चाहिए? ये आपका 100 करोड़ से कम होना चाहिए। और इसके लिए आप अप्लाई कर सकते हो 12 सितंबर से लेकर 13 अक्टूबर तक। ठीक है, ये टाइमिंग यहाँ पे प्रोवाइड की गई है। नाउ अब बात कर रहे हैं ग्रीन हाइड्रोजन की, तो नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन की बात भी कर लेते हैं। इसको 2023 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा अप्रूव किया गया था। टोटल फंडिंग इसके लिए 19,744 करोड़ की दी गई थी। इंप्लीमेंटिंग एजेंसी कौन सी है? इट इज मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी। और इसका टारगेट क्या है कि हमें प्रोडक्शन करनी है 5 मिलियन मेट्रिक टन की ऑफ अ ग्रीन हाइड्रोजन एनुअली बाय द 2030। एंड एडिशन यहाँ पे किया गया है 125 गीगावाट ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी का। ठीक है, इस टारगेट में। ओके, नेक्स्ट अब क्वेश्चन है, एज पर द 18th एडिशन ऑफ अ ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स Innovation at the Crossroad, India secured the dash position with a score of 38.1 while dash topped the list with a score of dash। तो रिसेंटली आपका एक रिपोर्ट जारी किया गया है, ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स इनोवेशन एट क्रॉसरोड। ठीक है, अब ये जो रिपोर्ट है ये बेसिकली एनुअल रैंकिंग देती है कंट्रीज की बेस्ड ऑन द इनोवेशन, बेस्ड ऑन कंट्रीज इनोवेशन कैपेसिटी एंड देयर आउटकम्स। ओके, नाउ अब यहाँ पे इस ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स जो है इसको टॉप किसने किया है? इसे टॉप किया है आपका स्विट्जरलैंड ने। ठीक है, जिसका ओवरऑल स्कोर आपका 66 है एंड इंडिया की पोजीशन यहाँ पे आपकी है 38th। ठीक है, आंसर हेयर इज ऑप्शन नंबर ए, दैट इज 38th। एंड स्विट्जरलैंड ने इसे टॉप किया है। वहीं पे बाकी अगर हम कंट्रीज की बात करें, सेकेंड नंबर पे थे स्वीडन विद अ 62.6 स्कोर, ओवरऑल स्कोर ये है। ठीक है, नेक्स्ट आता है USA विद अ 61.7 स्कोर, रिपब्लिक ऑफ कोरिया विद अ 60 स्कोर एंड सिंगापुर विद अ 59.9 स्कोर। ठीक है, इंडिया कौन से नंबर पे है? 38 नंबर पे है। और ये जो आपका इंडेक्स है रिलीज किसने किया है? WIPO ने, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन ने, इन कोलैबोरेशन विद पोर्टुलेंस इंस्टीट्यूट, दैट इज PI। ओके, अब बात करते हैं थोड़ा डीप में। अब इंडिया से रिलेटेड और क्या चीजें यहाँ पे मेंशन की गई थी इस रिपोर्ट में? अगर रीजन वाइज रैंकिंग की बात करें तो इंडिया जो है इट रैंक्ड अमंग फर्स्ट अमंग दी 37 लोअर मिडिल इनकम ग्रुप इकोनॉमीज। ठीक है, मतलब जो 37 लोअर मिडिल इनकम कंट्रीज हैं उनमें इंडिया ने टॉप किया है। इंडिया ऑल्सो टॉप्ड अमंग दी 10 इकोनॉमीज इन अ सेंट्रल एंड सदर्न एशिया। ओके, वेरस क्लस्टर रैंकिंग की बात करें तो इंडिया के 4 क्लस्टर यहाँ पे फीचर किए गए हैं ऑन दी वर्ल्ड्स टॉप 100 इनोवेशन क्लस्टर, जो बेंगलुरु से है, दिल्ली से। ठीक है, देन मुंबई एंड चेन्नई, ये 4 क्लस्टर्स यहाँ पे फीचर किए गए हैं। इसके अलावा अदर इंडिकेटर्स की बात करें तो इनमें इंडिया की क्या पोजीशन रही है? इंस्टीट्यूशंस की बात करें तो इसमें इंडिया की 58th रैंक रही है, ह्यूमन कैपिटल एंड रिसर्च में 54, इंफ्रास्ट्रक्चर में 61, 38 थी मार्केट सोफिस्टिकेशन में, देन 64 थी बिजनेस सोफिस्टिकेशन। नेक्स्ट आता है 22 रैंक थी नॉलेज एंड टेक्नोलॉजी आउटपुट में एंड क्रिएटिव आउटपुट में 42 रैंक थी इंडिया की। नाउ इसके अलावा और यहाँ पे चीजें मेंशन की गई हैं, जैसे रिसर्च एंड डेवलपमेंट ग्रोथ जो है वो आपकी इस बार जो है वो आपकी ड्रॉप हुई है 2.9%, ये आपको देखने को मिली है 2024 में। ठीक है, फर्दर ये आपका 2025 में डिक्लाइन होगी, एक्सपेक्टेड है डिक्लाइन होगी 2.3%। ठीक है, नेक्स्ट है कॉर्पोरेट रिसर्च एंड डेवलपमेंट ग्रोथ, ये भी आपकी जो है स्लो डाउन हुई है, ये 1% हमें जो है मतलब स्लो डाउन होके 1% पे आ गई है। देन इसके अलावा नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है आपका कि चाइना जो कंट्री है वो वर्ल्ड की लार्जेस्ट रिसर्च एंड डेवलपमेंट स्पेंडर देखने को मिली है। ठीक है, इसके अलावा वेंचर कैपिटल इन्वेस्टमेंट जो है ये भी बढ़ा है बाय 7.7%। देन इंटरनेशनल पेटेंट फाइलिंग्स की अगर हम बात करें बाया WIPO तो ये भी आपका कम हुआ है। ठीक है, ये आपका इंक्रीज हुआ है 0.5%। ठीक है, जिसमें टॉप किया है साउथ कोरिया ने। इसके अलावा USA, जापान, जर्मनी जैसी कंट्रीज में पेटेंट फाइलिंग आपकी कम देखने को मिली है। ठीक है,
नेक्स्ट आपका पॉइंट है, अगर बात करें चाइना की, तो चाइना जो है ये 10th पोजीशन में आया है टॉप 10 में। फर्स्ट टाइम ऐसा देखा गया है आपका ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में कि चाइना 10th नंबर पे आया है विद अ स्कोर ऑफ 56.6। ठीक है, एंड ये इकलौती मिडिल इनकम कंट्री है जो टॉप 30 में भी आ पाई है। ठीक है, नाउ नेक्स्ट है 6 कंट्रीज आपकी ऐसी देखने को मिली है जिन्होंने डेब्यू किया है 2025 के इंडेक्स में, जिनका नाम आपका है सेशल्स, मलावी, लेसोथो, गिवेनिया एंड कॉन्गो। ठीक है, वहीं पे फास्टेस्ट क्लाइंबर्स इन इनोवेशन रैंकिंग की बात करें तो इसमें टॉप किया है आपका 2023 से यहाँ पे कंपेयर किया जा रहा है, सॉरी 2013 से यहाँ पे कंपेयर किया जा रहा है, और चाइना ने यहाँ पे जो है सबसे अच्छी आपकी जो है मतलब तेजी यहाँ पे दिखाई है। ठीक है, फॉलोड बाय इंडिया, वियतनाम, फिलीपींस एंड इंडोनेशिया। तो ये आपकी कुछ मिडिल इनकम इकोनॉमीज हैं जिनकी प्रोग्रेस थोड़ी आपकी सही रही है अगर हम बात करें 2013 से। वहीं पे अगर हम यहाँ पे 2019 से कंपेयर करें तो सऊदी अरेबिया जो है इसने अच्छी यहाँ पे अपनी जो है पकड़ बनाई हुई थी। देन कतार, ब्राजील, मॉरिशस, बहरीन, जॉर्डन, तो ये सारी कंट्रीज का अच्छा यहाँ पे जो है हमें पोजीशन देखने को मिली है, इंप्रूवमेंट देखने को यहाँ पे मिला है। ठीक है, इसके अलावा कंट्रीज विद द मोस्ट इनोवेशन क्लस्टर, इसमें टॉप किया है चाइना ने। ठीक है, फॉलोड बाय यूएसए एंड जर्मनी। मोस्ट इनोवेटिव रीजन की बात करें तो ये देखा गया है आपका यूरोप, जिसमें 15 कंट्रीज आपकी टॉप 25 में देखने को मिली है, जैसे स्विट्जरलैंड, स्वीडन, यूके, फिनलैंड, नीदरलैंड, ये सब आपकी इनमें देखने को हमें मिली है। ठीक है, इसके अलावा ग्लोबल इनोवेशन हब की बात करें तो इसमें आपका साउथ ईस्ट एशिया एंड ओशियाना जो है, इसकी 6 इकोनॉमीज हमें टॉप 25 में देखने को मिली है, जैसे रिपब्लिक ऑफ कोरिया, सिंगापुर, चाइना, जापान, ये सारे। ठीक है, नेक्स्ट है बॉटम रैंकिंग्स की अगर बात करें तो लोएस्ट रैंक कंट्रीज आपकी कौन कौन सी हैं। लास्ट नंबर पे थी आपकी 139 नंबर पे नाइगर। टोटल 139 कंट्रीज का इवैल्यूएशन हुआ था, जिसमें लास्ट पोजीशन पे नाइगर है, फॉलोड बाय एंगोला, कॉन्गो, वेनेजुला एंड माली। ठीक है, WIPO की बात करें, इसके डीजी करंटली है डरेन टैंग, हेडक्वार्टर इसका लोकेटेड आपका जिनेवा स्विट्जरलैंड में, और 1967 में इसकी शुरुआत की गई थी। Now next up question here, where was the 16th Combined Commanders Conference was inaugurated by the Prime Minister Narendra Modi in September 2025. तो रिसेंटली आपका 16वां कंबाइंड कमांडर्स कॉन्फ्रेंस हुआ था। इस कॉन्फ्रेंस की जो शुरुआत है वो 2007 में की गई थी, एंड यहाँ पे बेसिकली आपका डिस्कशन होता है बिटवीन इंडियाज टॉप सिविलियन लीडरशिप एंड आर्म्ड फोर्सेस। ठीक है, अब ये जो कॉन्फ्रेंस है कहाँ पे हुई थी, इसका 16वां एडिशन आपका हुआ था कोलकाता के विजय दुर्ग में, कोलकाता वेस्ट बंगाल में हुआ था। अगर बात करें प्रीवियस एडिशन की तो वो आपका भोपाल मध्य प्रदेश में हुआ था। ठीक है, 15th एडिशन। ओके, नाउ इसका थीम क्या था, ईयर ऑफ रिफॉर्म्स ट्रांसफॉर्मेशन फॉर द फ्यूचर, और 15 से 17 सितंबर तक ये आपकी चली थी। और इसमें अजीत डोभाल जी, जनरल अनिल चौहान, राजेश कुमार जो सेक्रेटरी है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के, टॉप सीनियर ऑफिशियल्स आपके शामिल थे तीनों आर्म्ड फोर्सेस के। ठीक है, प्रीवियस एडिशन हमने डिस्कस कर लिया, भोपाल मध्य प्रदेश में हुआ था 2023 में। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पे कुछ की अनाउंसमेंट किए गए थे, जैसे जो तीनों आपकी आर्म्ड फोर्सेस हैं, इंडियन आर्मी हो गया, इंडियन नेवी हो गया, इंडियन एयरफोर्स हो गया, इनका जो एजुकेशन विंग है वो मर्ज करने की यहाँ पे बात की है, और एक नया आपका इस मतलब जो मर्ज करके नई ऑर्गेनाइजेशन यहाँ पे बनेगी या विंग बनेगा, उसका नाम होगा ट्राई सर्विसेज एजुकेशन कॉर्प। ठीक है, इसी के साथ एक और अनाउंसमेंट है कि 3 न्यू जॉइंट मिलिट्री स्टेशंस जो हैं वो आपके बनाए जाएंगे एनहांस करने के लिए इंटर सर्विस कोऑर्डिनेशन को। अभी हमारे पास सिर्फ एक है, ट्राई सर्विसेज कमांड, जो लोकेटेड है अंडमान एंड निकोबार आइलैंड में। ओके, नाउ नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, which international organization has partnered with Department of Fisheries to develop blue port infrastructure in India under the Technical Cooperation Program, that is TCP। तो रिसेंटली डिपार्टमेंट ऑफ फिशरीज ने आपका पार्टनरशिप किया है फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन के साथ। ठीक है, किस चीज़ के लिए, आपके ब्लू पोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए। अब ब्लू पोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर है क्या, ये आपका स्मार्ट टेक्नोलॉजी इंटीग्रेटेड फिशिंग हार्बर होंगे जो एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी एंड ऑपरेशनल एफिशिएंसीज पे फोकस करेंगे। ठीक है, इनका एम होगा पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट, सेफ्टी एंड एक्सपोर्ट को इम्प्रूव करना। फाइन, यहाँ पे FAO का रोल क्या होगा, ये हमें जो है ये डिपार्टमेंट ऑफ फिशरीज को टेक्निकल सपोर्ट यहाँ पे प्रोवाइड करेगा, प्लानिंग में, डिजाइनिंग में, ठीक है, मैनेजमेंट में एंड कैपेसिटी बिल्डिंग में। ओके, इसके अलावा इस इनिशिएटिव के तहत गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है वो अप्रूव करेंगे डेवलपमेंट ऑफ
3 स्मार्ट एंड इंटीग्रेटेड फिशिंग हार्बर्स। कौन कौन सी जगह पे? आपका दीव का है वनग बारा, जाखू इन गुजरात एंड कराईकल इन पुडुचेरी। तो यहाँ 3 जगह पे अप्रूव किया गया है डेवलपमेंट ऑफ 3 स्मार्ट एंड इंटीग्रेटेड फिशिंग हार्बर, और इसकी टोटल इन्वेस्टमेंट आपकी दी गई है 369.8 करोड़ की। ओके, नाउ यहाँ पे टेक्नोलॉजी इंटीग्रेशन की बात करें कि कौन सी टेक्नोलॉजीज यहाँ पे यूज़ की जाएंगी, तो 5G होगा आपका, AI होगा, ऑटोमेशन, डिजिटल प्लेटफॉर्म, सैटेलाइट एंड सीनियर बेस्ड आपका सेंसर बेस्ड सिस्टम्स यहाँ पे लगाए जाएंगे। ठीक है, इसके साथ ही अंडर दी प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना एंड फिशरीज एंड एक्वाकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड, फिशिंग हार्बर्स जो हैं उनको मॉडर्नाइज किया जाएगा थ्रू आपका सस्टेनेबल टेक्नोलॉजी ड्रिवन एंड इको फ्रेंडली प्रैक्टिसेस से। इसके अलावा यहाँ पे इंकॉर्पोरेट की जाएंगी इको फ्रेंडली इंफ्रास्ट्रक्चर, जैसे रिन्यूएबल एनर्जी का यूज़ किया जाएगा, रेन वाटर हार्वेस्टिंग होगी, मॉडर्न वेस्ट मैनेजमेंट यहाँ पे रहेगा, कोल्ड चेन एंड लॉजिस्टिक इंफ्रास्ट्रक्चर एंड यहाँ पे ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाएगी फिशरमैन कॉर्पोरेटिव्स एंड हार्बर ऑपरेटर्स को। Now next question है, in September 2025 the DPIIT commemorates the 3rd anniversary of a national logistic policy, by which year does India aim to be among the top 25 countries in logistic performance index under the national logistic policy। तो recently national logistic policy जो है इसको 3 साल कंप्लीट हुए हैं, और इसका टारगेट है कि इंडिया को हमें टॉप 25 कंट्रीज जो हैं उनमें लाना है बाय द ईयर 2030। ठीक है, ये क्लियर है। नाउ अब बात करेंगे आपकी नेशनल लॉजिस्टिक पॉलिसी की। तो इस पॉलिसी को आपका 2022 में लाया गया था, 17 सितंबर 2022 को। इसका मेन एम क्या था कि हमें कंट्री का लॉजिस्टिक सिस्टम जो है वो मोर एफिशिएंट बनाना है, कॉम्पिटिटिव बनाना है एंड सस्टेनेबल बनाना है। ठीक है, अब यहाँ पे इसका टारगेट था कि हमें लॉजिस्टिक कॉस्ट जो है वो आपकी रिड्यूस करनी है इंडिया में, एंड जो लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स है उसमें इंडिया की रैंकिंग जो है वो इम्प्रूव करनी है, और हमें 25 कंट्रीज़ में आना है बाय द ईयर 2030। ठीक है, अगर अभी बात करें तो अभी इंडिया 38 रैंक पे है। टोटल इसमें 139 कंट्रीज़ में से इंडिया की कितनी रैंक है? 38 रैंक है एज पर दी वर्ल्ड बैंक्स लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स रिपोर्ट 2023। इसके अलावा यहाँ पे इसका टारगेट है कि हमें क्रिएट करना है डेटा ड्रिवन डिसीजन सपोर्ट मैकेनिज्म एफिशिएंट लॉजिस्टिक्स इकोसिस्टम के लिए। ठीक है, नाउ अब इसके कुछ की स्टेप्स हैं, जैसे इंटीग्रेशन ऑफ अ डिजिटल सिस्टम कि आपके जैसे हमारे जो 7 डिपार्टमेंट्स हैं, ठीक है, जैसे आपका रोड एंड ट्रांसपोर्ट हो गया, रेलवेज हो गया, एविएशन हो गया, तो इनको आपस में कनेक्ट करना। ठीक है, दूसरा आता है यूनिफाइड लॉजिस्टिक इंटरफेस प्लेटफॉर्म, जिसमें मतलब जो हमारी पॉलिसी है इसका मेन एम क्या है, इसे लॉन्च किया गया था एज अ पार्ट ऑफ अ नेशनल लॉजिस्टिक पॉलिसी, ताकि हम सिंप्लीफाई कर सकें लॉजिस्टिक प्रोसेस को, इम्प्रूव कर सकें एफिशिएंसी, ट्रांसपेरेंसी इंक्रीज कर सकें एंड विजिबिलिटी इंक्रीज कर सकें, और रिड्यूस कर सकें लॉजिस्टिक कॉस्ट को एंड टाइम को। ठीक है, तो यूलिप का मेन एम क्या है कि हमें ट्रांसपेरेंसी बढ़ानी है, एफिशिएंसी बढ़ानी है अपनी, ठीक है, और लॉजिस्टिक कॉस्ट को और टाइम को कम करना है। ठीक है, नेक्स्ट आता है ईज ऑफ लॉजिस्टिक। इसको 2022 में लॉन्च किया गया था सिंप्लीफाई करने के लिए लॉजिस्टिक ऑपरेशंस को, जो हमें बाय प्रमोटिंग दी ट्रांसपेरेंसी एंड एक्सेसिबिलिटी फॉर द बिजनेसेस। नेक्स्ट आता है सिस्टम इम्प्रूवमेंट ग्रुप, जो रेगुलरली मॉनिटर करता है, रिव्यू करता है लॉजिस्टिक रिलेटेड प्रोजेक्ट्स को इंश्योर करने के लिए इसका इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन। ठीक है, नेक्स्ट आता है इसकी अचीवमेंट्स की बात करें 2022 से 2025 के बीच में, तो हमने बात की यूनिफाइड लॉजिस्टिक इंटरफेस प्लेटफॉर्म की, जिसने सिक्योर किया है API इंटीग्रेशन ऑफ मोर देन 30 डिजिटल सिस्टम एंड 160 करोड़ डिजिटल ट्रांजैक्शन अभी तक यहाँ पे हो चुके हैं। इसके अलावा बात करें नेक्स्ट पॉइंट की, तो इट इज़ लॉजिस्टिक डेटा बैंक, जिसने अभी तक ट्रैक किया है ओवर 75 मिलियन एक्सिम कंटेनर्स को अक्रॉस 101 इनलैंड कंटेनर डिपोट्स। ओके, नेक्स्ट स्टेट लेवल पार्टिसिपेशन की बात करें तो अभी 27 स्टेट्स एंड यूटीज ऐसे हैं जिन्होंने अपनी लॉजिस्टिक पॉलिसीज जो है वो फॉर्मुलेट कर ली है, विच इज़ अलाइन विद द नेशनल गोल, जो हमारा इंडिया को टॉप 25 कंट्रीज में लाना है। ठीक है, 2030 तक। देन 14 स्टेट्स आपके ऐसे हैं जो वर्क कर रहे हैं डिटेल लॉजिस्टिक एक्शन प्लान्स पे इम्प्लीमेंट करने के लिए देयर स्टेट लॉजिस्टिक पॉलिसीज। देन 19 स्टेट्स ऐसे हैं जिनको इंडस्ट्री स्टेटस यहाँ पे दे दिया गया है टू द लॉजिस्टिक सेक्टर। ठीक है, नेक्स्ट आता है लीड्स इंडेक्स या लॉजिस्टिक ईज अक्रॉस डिफरेंट स्टेट इंडेक्स। नाम से पता चल रहा है ये क्या करता है,
ये एक्सेस करता है लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस हमारे स्टेट्स एंड यूटीज की, और इन 2025 एडिशन डिजिटल लॉजिस्टिक एंड सस्टेनेबिलिटी मेट्रिक यहाँ पे ऐड किया गया है। इसके अलावा लीव इनिशिएटिव की बात करें तो ये इनिशिएटिव जो है ये आपका इंसेंटिव प्रोवाइड करता है, ठीक है। इट इज इंसेंटिव्स टू दी एमएसएमईज, स्टार्टअप्स एंड एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर लॉजिस्टिक इनोवेशन। देन यहाँ पे अगर बात करें रिसर्च की तो डीपीआईआईटी ने पार्टनरशिप की है नेशनल काउंसिल ऑफ अप्लाइड इकोनॉमिक रिसर्च के साथ, NCAER के साथ, कंडक्ट करने के लिए लॉजिस्टिक कॉस्ट असेसमेंट एंड डेवलप करने के लिए एक्शनेबल स्ट्रैटेजीज फॉर कॉस्ट रिडक्शन। साथ में ही यहाँ पे एक और चीज़ है कि IIM बेंगलुरु जो है इन्होंने डेवलप किया है ट्रांसपोर्टेशन एमिशन मेजरमेंट टूल्स को, TEMT को, जो एक क्लाउड बेस्ड प्लेटफॉर्म है, ठीक है। एंड इट इज अलाइन विद द इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन, दैट इज ISO 14083 स्टैंडर्ड। किस चीज के लिए? प्रमोट करने के लिए ग्रीन लॉजिस्टिक को एंड रिन्यूएबल एनर्जी एडॉप्शन को। ओके, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, विच अमंग द फॉलोइंग ऑप्शन इज करेक्ट विद रिस्पेक्ट टू पीएम मोदीज विजिट टू मध्य प्रदेश। तो रिसेंटली पीएम मोदी जी का विजिट हुआ था मध्य प्रदेश में, उसके रिगार्डिंग आपके ऑप्शंस हैं। पहला ऑप्शन कह रहा है कि पीएम मोदी जी ने लॉन्च किया था स्वस्थ नारी सशक्त परिवार अभियान टू इम्प्रूव हेल्थ फॉर women and children with over 10 lakh health camps. नेक्स्ट है, over 1 crore sickle cell screening and counseling cards were distributed in Madhya Pradesh to aid early detection. नेक्स्ट कह रहा है पीएम मोदी जी ने इनॉग्रेट किया था पीएम मित्र टेक्सटाइल पार्क इन धार MP टू बूस्ट टेक्सटाइल इंडस्ट्री. नेक्स्ट इज द आदि कर्मयोगी अभियान एंड आदि सेवा पर्व वर लॉन्च टू सपोर्ट ट्राइबल वेलफेयर एंड टू कनेक्ट कम्युनिटीज विद गवर्नमेंट स्कीम्स. तो ये सारी चीजें यहाँ पे आपकी हुई थी पीएम मोदी जी के विजिट के दौरान. सो दे ऑल आर करेक्ट, ठीक है. आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर E, दैट इज ऑल आर करेक्ट. इसके अलावा थोड़ा डिटेल में देखते हैं. पीएम मोदी जी का जब विजिट हुआ था तो इसके दौरान इन्होंने स्वस्थ नारी सशक्त परिवार अभियान को लॉन्च किया था, विच इज जॉइंटली रन बाय द मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर अलॉन्ग विद द मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट. और ये आपका 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक चला था, ठीक है. इसके अलावा यहाँ पे प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के तहत 15 लाख वुमेन जो है इनको कैश बेनिफिट्स यहाँ पे दिए गए थे, ठीक है. इसके अलावा आपके ओवर 10 लाख हेल्थ कैंप्स जो हैं वो ऑर्गेनाइज किए गए थे आयुष्मान आरोग्य मंदिर, कम्युनिटी हेल्थ केयर सेंटर्स, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स एंड अदर गवर्नमेंट हेल्थ फैसिलिटीज में, ठीक है, ये ऑर्गेनाइज किए गए थे. इसके अलावा 8th राष्ट्रीय पोषण माह जो है ये आपका यहाँ पे स्टार्ट हुआ था, ठीक है, स्टार्ट किया गया था, जो 17 सितंबर से शुरू हुआ था, 16 अक्टूबर तक ये चलेगा. एंड इट फोकस ऑन प्रमोटिंग न्यूट्रिशन एंड हेल्थ एंड हेल्दी प्रैक्टिसेस स्पेशली फॉर वुमेन एंड चिल्ड्रन. नेक्स्ट है, यहाँ पे एक चैटबॉट लॉन्च किया गया था सुमन सखी नाम से, पीएम मोदी जी ने से लॉन्च किया था प्रोवाइड करने के लिए रिलायबल हेल्थ इंफॉर्मेशन टू द प्रेग्नेंट वुमेन इन रूरल एंड रिमोट एरियाज, ठीक है. नेक्स्ट आता है यहाँ पे पीएम मित्र पार्क जो है वो आपका लॉन्च किया गया था, इनॉग्रेट किया गया था, विच इज अ ग्रीनफील्ड टेक्सटाइल पार्क प्रोजेक्ट एंड इट इज अ पार्ट ऑफ अ पीएम मेगा इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल रीजन एंड अपरेल स्कीम, ठीक है. इसका एम क्या है? बूस्ट करना इंडिया के टेक्सटाइल इंडस्ट्री को और जॉब्स क्रिएट करना एंड प्रमोट करना एक्सपोर्ट को. नेक्स्ट आता है यहाँ पे आदि कर्मयोगी अभियान एंड आदि सेवा पर्व जो है ये लॉन्च किया गया था मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स द्वारा. और इसका मेन एम क्या है कि हमें कनेक्ट करना है ट्राइबल कम्युनिटीज के साथ, ठीक है. बेसिकली ट्राइबल कम्युनिटीज को जो गवर्नमेंट स्कीम्स हैं उनका बेनिफिट देना है, ठीक है, एंड वेलफेयर प्रोग्राम्स और आदि पर्व जो है इट एक्ट एज अ प्लेटफॉर्म टू एंगेज एंड एम्पावर ट्राइबल सिटीजंस. ओके, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, रिसेंटली इन सितंबर द फिशरीज डिपार्टमेंट ऑफ महाराष्ट्र कोलैबोरेटेड विद व्हिच कंट्री टू मॉडर्नाइज मुंबईज हिस्टोरिक सेसोन डॉक यूजिंग अ टेक्नोलॉजी ड्रिवन सॉल्यूशन. तो रिसेंटली जो महाराष्ट्र का फिशरीज डिपार्टमेंट है इन्होंने कोलैबोरेट किया है फिनलैंड के साथ, ठीक है, किस चीज के लिए? मॉडर्नाइज करने के लिए मुंबई के सेसोन डॉक को, ठीक है. इसमें यहाँ पे टेक्नोलॉजी ड्रिवन सॉल्यूशंस जो है यूज किए जाएंगे. फाइन. इसका मेन एम है कि हम जो है एड्रेस करें ऑपरेशनल चैलेंजेस को, इम्प्रूव करें हाइजीन को एंड हम एनहांस करें सस्टेनेबिलिटी को एट दिस डॉक. ओके, सेसोन डॉक की बात करें तो इसकी शुरुआत आपकी 1875 से होती है. 1875 में इसको बनाया गया था बाय द एल्बर्ट अब्दुल्ला डेविड सेसन और ये पहला वेट डॉग था इंडिया का जो कंस्ट्रक्ट किया गया था आपका बॉम्बे में. ओके,
Now next question है, name the organization that inaugurated the 5th National Pharmacovigilance Week observed from 17 to 23rd September 2025 at the भारत मंडपम in New Delhi, Delhi. तो इनमें से कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है जिन्होंने 5th एडिशन नेशनल फार्माकोविजिलेंस वीक का जो है आपका इनॉग्रेट किया था? तो इट इज इनॉग्रेटेड बाय द इंडियन फार्माकोपिका कमीशन, ठीक है, आईपीसी द्वारा इसको जो है आपका इनॉग्रेट किया गया था, जो 17 से 23 सितंबर तक हमने ऑब्जर्व किया था, ठीक है। इट इज यहाँ पे एक कैंपेन आपका ऑर्गेनाइज किया गया था विद द बाय द आईपीसी एंड इसका थीम था योर सेफ्टी जस्ट अ क्लिक अवे, रिपोर्ट टू पीवीपीआई, ओके। इसके अलावा यहाँ पे अवार्ड्स भी आपके दिए गए थे, जो एडीआर मॉनिटरिंग सेंटर है आपका एट दी महामाना पंडित मदन मोहन मालविया कैंसर सेंटर वाराणसी यूपी में, इसे पीवीपीआई पेशेंट सेफ्टी एक्सीलेंस अवार्ड मिला था। इसके अलावा दिलीप कुमार टी जो हैं फ्रॉम आंध्र प्रदेश, इनको पीवीपीआई पेशेंट कनेक्ट अवार्ड मिला था, ओके, अवार्ड यहाँ पे इनको दिया गया था। Now next question is, according to the monthly bulletin of a periodic labor force survey released by the National Statistics Office to Ministry of Statistics and Program Implementation के अंडर आता है, for August 2025, what was the national unemployment rate for individuals aged 15 years and above in the August? तो अगस्त महीने का मंथली बुलेटिन रिलीज किया गया है पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे का। किसने रिलीज किया है? एनएसओ ने रिलीज किया है। और इसमें बताया गया है कि जो नेशनल अनएम्प्लॉयमेंट रेट है, ठीक है, इंडिया का फॉर द इंडिविजुअल्स एज 15 ईयर्स एंड अबव, ये आपका डिक्लाइन हुआ है, ठीक है, प्रीवियस महीने से ये डिक्लाइन हुआ है एंड नाउ इट स्टैंड्स फॉर 5.1%, ठीक है। अगर हम प्रीवियस मंथ्स की देखें तो यहाँ पे जून मंथ से कंपेयर किया गया है। देखो जून महीने का कितना था? 5.6 था, जुलाई में ये 5.2 हुआ और अब ये डिक्लाइन हो गए 5.1% हो गया है, ठीक है। तो हमें सेकेंड कंजिक्यूटिव मंथ जो है यहाँ पे डिक्लाइन देखने को मिला है। इसके अलावा इसमें लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट की अगर हम बात करें तो ओवरऑल ये आपका था अगस्त में 55%, पहले कितना था? 54.2%, तो ये यहाँ पे आपका बढ़ा है, ठीक है। फीमेल की बात करें, इन फीमेल जून में ये आपका 32% था फॉर फीमेल्स एंड नाउ अगस्त में अगेन ये 33.7% हो गया है, जो आपका यहाँ पे इंक्रीज शो करता है। देन मेल की अगर हम बात करें तो 77.1% था, नाउ इट डिक्रीज टू 0.1%, 77% ये रह गया है, ठीक है। देन नेक्स्ट आता है वर्कर पॉपुलेशन रेशियो। तो इसमें अगर हम ओवरऑल की बात करें तो ओवरऑल फॉर मेल इट इज 73.2% एंड फॉर फीमेल इट इज 32%। और टोटल पर्सन्स की अगर हम बात करें इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज तो ये आपका 52.2% था, ओके। नाउ नेक्स्ट आपकी न्यूज है, रिसेंटली 7 साइट्स जो हैं वो आपकी ऐड हुई हैं टेंटेटिव लिस्ट में, ठीक है। कौन कौन सी 7 लिस्ट हैं? डेक्कन ट्रैप्स एट पंचगनी एंड महाबलेश्वर फ्रॉम महाराष्ट्र, जियोलॉजिकल हेरिटेज ऑफ सेंट मैरीज आइलैंड क्लस्टर फ्रॉम कर्नाटका, मेघालयन एज केव्स फ्रॉम मेघालय, नागा हिल्स ओफियोलाइट फ्रॉम नागालैंड, नेचुरल हेरिटेज ऑफ एरामाटी दिबालू फ्रॉम आंध्र प्रदेश। देन एक और आंध्र प्रदेश से आपकी साइट है नेचुरल हेरिटेज ऑफ तिरुमला हिल्स एंड नेचुरल हेरिटेज ऑफ वर्कला फ्रॉम केरला। तो ये 7 साइट्स रिसेंटली ऐड हुई हैं यूनेस्को के टेंटेटिव लिस्ट में। बेसिकली जो आपकी वर्ल्ड हेरिटेज साइट होती हैं, ठीक है, उनमें आने से पहले, वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में आने से पहले टेंटेटिव लिस्ट में साइट्स को रखा जाता है और हमारे मतलब कंट्रीज को यहाँ पे आपके मैंडेटरी ये रूल्स किए गए हैं यूनेस्को द्वारा कि हर 10 साल में एक बार ये लिस्ट जो है आपकी रीचेक की जाती है, रीसबमिट की जाती है यूनेस्को को, ठीक है। नाउ अब इस पे बेस्ड क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, व्हाट इज द नेम ऑफ अ न्यूली डिस्कवर्ड अर्थ क्वेसी सैटेलाइट दैट बिलोंग्स टू अर्जुना क्लास ऑफ अ नियर अर्थ एस्टेरॉइड। तो रिसेंटली क्या हुआ है, एक एस्टेरॉइड हमें मिला है, डिस्कवर यहाँ पे किया गया है, ठीक है, जो अर्थ के आसपास है, अर्थ के आसपास आपका जो है घूम रहा है एंड इसका नाम रखा गया है 2025 PN7, ठीक है। ये क्या है? 2025 PN7 जो 7th क्वेसी सैटेलाइट है आपका अर्थ का, ठीक है। अब यहाँ पे इसका साइज कितना है? 19 मीटर का इसका साइज है एंड इट इज 62 फीट वाइड ये आपका है, ठीक है। 7 अर्थ का 7 नोन क्वेसी सैटेलाइट है। क्वेसी सैटेलाइट क्या होता है? ऐसा ऑब्जेक्ट जो सन के इर्द गिर्द घूमता है और ये सिमिलर पाथ फॉलो करता है जैसे अर्थ करता है, बट यहाँ पे क्या होता है, इट इज नॉट ग्रेविटेशनली बाउंड टू अर्थ, ठीक है।
मतलब एक तरह से ये अर्थ की वो नहीं, अर्थ की जैसे मून जो है वो ग्रेविटेशनली अर्थ से क्या है, कनेक्टेड है, ठीक है, बट ये जो एस्ट्रॉइड है ये अर्थ से ग्रेविटेशनली बाउंडेड नहीं है। ओके, नाउ अब जो ये डिस्कवर किया गया है, किसने डिस्कवर किया है, पेनोरामिक सर्वे टेलीस्कोप एंड रैपिड रिस्पॉन्स सिस्टम द्वारा इसको जो है डिस्कवर किया गया है इस ऑब्जर्वेटरी द्वारा इन हवाई यूएसए। ठीक है, इसका अगर हम डिस्टेंस की बात करें फ्रॉम अर्थ, इट इज योर 2,38,855 माइल्स अवे। ओके, यहाँ पे इमेज देख सकते हो आप। Now next is, which bank become the first wholly owned subsidiary of a foreign bank in India to be authorized by the RBI as a agency bank to collect the GST payment? तो इनमें से कौन सा आपका फॉरेन बैंक की जो है सब्सिडरी है जो बेसिकली जीएसटी पेमेंट कलेक्ट करेगी, और इस चीज के लिए आरबीआई ने इसे अप्रूवल दिया है, ठीक है, एज अ एजेंसी बैंक। तो इट इज योर डीबीएस बैंक इंडिया जिसको ये अप्रूवल मिला है। ठीक है, अब यहाँ पे डीबीएस बैंक का एक डिजिटल बैंकिंग प्लेटफॉर्म है डीबीएस आइडल, उसके माध्यम से यहाँ पे जीएसटी पेमेंट की जा सकेगी, या फिर आरटीजीएस से कर सकते हैं, नेट से कर सकते हैं, ओटीसी पेमेंट से कर सकते हैं। ठीक है, now next is, where was the inaugural maritime security disarmament and non proliferation dialogue between India and Norway held? तो आपका मैरिटाइम सिक्योरिटी डिसआर्मामेंट एंड नॉन प्रोलिफरेशन डायलॉग जो है ये आपका ओस्लो में हुआ था। ठीक है, कहाँ पे हुआ था, ओस्लो नॉर्वे में ये हुआ था। और जो नेक्स्ट राउंड ऑफ डायलॉग है ये कहाँ पे होगा, ये इंडिया के न्यू दिल्ली में आपका होगा। ठीक है, न्यू दिल्ली में होगा, कब होगा इसका डेट मेंशन नहीं किया गया है। ठीक है, अब जो डायलॉग था इसका मेन एम क्या था कि बूस्ट करना है इंडिया नॉर्वे कॉपरेशन इन द फील्ड ऑफ मैरिटाइम, ठीक है, मैरिटाइम सेफ्टी, पीस, डिसआर्मामेंट एंड नॉन प्रोलिफरेशन अंडर द इंटरनेशनल लॉ। और यहाँ पे इंडियन डेलीगेशन को लीड किया था आपके मोनपोई साइयावी एंड आपके दूसरी तरफ से मतलब नॉर्वे की तरफ से जॉन एल्वेडल फ्रेडरिक्सन जो है वो यहाँ पे नॉर्वेगियन डेलीगेशन को लीड कर रहे थे। ठीक है, नेक्स्ट आपको क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट रिगार्डिंग द वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशंस स्टेट ऑफ ग्लोबल वाटर रिसोर्स रिपोर्ट 2024? तो इनमें से कौन सा स्टेटमेंट आपका करेक्ट है, इनकरेक्ट है, आपको ये बताना है रिगार्डिंग दिस रिपोर्ट जो वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन ने रिलीज की है। तो पहला स्टेटमेंट कह रहा है द ईयर 2024 वॉज द हॉटेस्ट ऑन रिकॉर्ड विद अ ग्लोबल सर्फेस टेम्परेचर 1.55 डिग्री सेल्सियस above pre-industrial levels. Next है, only about one third of river catchment area showed normal water discharge in last 6 years compared to 1991 till 2020 average. ठीक है, next है, nearly all of the 75 major lakes studied had above normal temperature in July 2024 impacting water quality. नेक्स्ट आता है, ग्लेशियर लॉस कंटिन्यूड फॉर द थर्ड कंसेक्यूटिव ईयर इन 2024 with 550 gigatons of ice lost globally. नेक्स्ट आता है, ट्रॉपिकल अफ्रीका एक्सपीरियंस्ड हेवी रेनफॉल इन 2024 causing around 2,500 deaths and displacing 4 million people. तो अभी यहाँ पे आपको बताना है कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। तो आंसर क्या हो जाएगा, इट इज ऑप्शन नंबर डी, दैट इज जो ग्लेशियर लॉस यहाँ पे हुआ है ये थर्ड कंसेक्यूटिव ईयर आपका 2024 में हुआ है विद अ 450 गीगाटन। ठीक है, 450 गीगाटन ऑफ आइस इज लॉस्ट ग्लोबली। ओके, इसके अलावा इस रिपोर्ट में और क्या क्या चीजें मेंशन की गई हैं, जैसे इस रिपोर्ट को सपोर्ट किया है नासा ने, यूरोपियन स्पेस एजेंसी ने, जर्मन रिसर्च सेंटर फॉर जियोसाइंसेस, वर्ल्ड ग्लेशियर मॉनिटरिंग सर्विसेज, ग्लोबल रन ऑफ डेटा सेंटर एंड इंटरनेशनल ग्राउंड वाटर रिसोर्स असेसमेंट सेंटर द्वारा इसको सपोर्ट किया गया है। इसके अलावा इसमें मेंशन किया गया है कि अराउंड 60% ऑफ ग्लोबल रिवर्स जो है इसमें रिकॉर्ड किया गया है आइदर एक्सेसिव और डेफिशिएंट वाटर फ्लो या तो ज्यादा ही बढ़ गया है या तो बिल्कुल कम ही हो गया है फॉर द 6 कंसेक्यूटिव ईयर। इसके अलावा यूरोप में वर्स्ट फ्लडिंग यहाँ पे देखने को मिली है सिंस 2013 एंड with about 33% ऑफ इट्स रिवर नेटवर्क एक्सीडिंग हाई फ्लड लिमिट्स। इसके अलावा एक चीज जो इंपॉर्टेंट है, यूनाइटेड नेशन वाटर जो है इन्होंने प्रोजेक्ट किया है दैट 3.6 बिलियन पीपल विल फेस इनएडिक्वेट एक्सेस टू वाटर एटलीस्ट अ मंथ पर ईयर and further expected to increase to over 5 billion by 2050.
तो यहाँ पे क्या बोला है, 3.6 बिलियन पीपल जो है इनएडिक्वेट एक्सेस टू वाटर जो है वो फेस करेंगे आपका एटलीस्ट 1 मंथ, 1 साल में, ठीक है। एंड ये आपका फर्दर बढ़ सकता है, 5 बिलियन से ज्यादा हो सकता है 2050 तक, ठीक है। इसके अलावा स्टैटिक इन्फॉर्मेशन देखते हैं वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन की, इसके सेक्रेटरी जनरल हैं सेलेस्टे सोलो, मेंबर्स इसके हैं 193 एंड इसका हेडक्वार्टर जिनेवा स्विट्जरलैंड में लोकेटेड है। Now next our question है, which country was re-elected to the Asia Pacific group of a Postal Operations Council and Council of Administration of Universal Postal Union for the term 2025-2028 during the 28th Universal Postal Congress जो आपकी दुबई यूएई में हुई थी, ठीक है। तो कौन सी कंट्री को रीइलेक्ट किया गया है, इट इज ऑप्शन नंबर बी, दैट इज इंडिया को यहाँ पे रीइलेक्ट किया गया है 2025 से लेके 2028 तक के लिए, ठीक है। नाउ अब यहाँ पे जो आपकी 28th यूनिवर्सल पोस्टल कांग्रेस थी, इसका थीम क्या था, लीडिंग द चेंज क्रिएटिंग द फ्यूचर, एंड यहाँ पे इंडियन डेलीगेशन को लीड किया था यूनियन मिनिस्टर ज्योतिरादित्य एम सिंधिया द्वारा, ठीक है। इसके अलावा काउंसिल ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन की बात करें तो इसमें टोटल आपके 41 मेंबर कंट्रीज हैं एंड इसके करंट चेयर आपका है कोटेडियो बोरा, ठीक है। देन पोस्टल ऑपरेशन काउंसिल की बात करें तो इसमें आपके 48 मेंबर कंट्रीज हैं एंड इट इज चेयर्ड बाय दी फ्रांस विच इज रिप्रेजेंटेड बाय दी जेन पॉल फोर्सविले, ठीक है। नेक्स्ट इज ओबिचुरी। रिसेंटली हॉलीवुड के एक्टर एंड डायरेक्टर रॉबर्ट रेडफोर्ड जो है इनका डेथ हुआ है। इनकी फिल्म्स की अगर बात करें तो बेस्ट फिल्म इनकी थी द ऑर्डिनरी पीपल और इसके लिए इन्हें 4 ऑस्कर अवार्ड्स दिए गए हैं इंक्लूडिंग बेस्ट पिक्चर, बेस्ट डायरेक्टर, ठीक है। एंड इसके अलावा इन्होंने 2 गोल्डन ग्लोब्स भी जीते हैं फॉर इनसाइड डेजी क्लोवर एज अ न्यू स्टार ऑफ द ईयर एंड एज अ बेस्ट एक्टर 1965 में। ऑर्डिनरी पीपल के लिए एज अ बेस्ट डायरेक्टर इन्होंने जो है ये अवार्ड जीता था। देन इन्होंने सेसिल बी डी मिले अवार्ड भी जीता था 1994 में एंड स्क्रीन एक्टर गाइडेड लाइफ अचीवमेंट अवार्ड भी इन्होंने जीता था 1995 में। आई होप गाइस आपको ये वीडियो पसंद आया हो, पसंद आए तो लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा और हमारे साथ जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर आपके कुछ सजेशन है तो आप हमें मेल कर सकते हैं benchmarkstudy007@gmail.com पे, या फिर आप हमें कमेंट सेक्शन में भी लिख सकते हैं। सो मिलेंगे से नेक्स्ट वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर, हैव अ नाइस डे एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशंस।